चलिए देखा जाए तो यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ की अगली वीडियो होगी। इससे पहले वाली वीडियो में जो है 4 लेसन कराए गए थे। यह लेसन केवल जो है परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं या आने की संभावना हो केवल वही किए कराए जाएंगे। तो आज भी 4 लेसन लिया जाएगा और उनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आने की संभावना है। चलिए तो वही देखा जाए। देखिए पहला लेसन लिए हैं सांख्यिकी, दूसरा लेसन होगा आपका त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। और तीसरा लेसन लिया जाएगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और चौथा लेसन लिया जाएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इन 4 लेसन से किस किस टाइप से बन सकते हैं वह देख ले पहले सिलेबस के बारे में। सांख्यिकी में देखें या तो समांतर माध्य पूछा जा सकता है, समांतर माध्य, और एक या तो माध्यिका पूछी जा सकती है, और यह तीसरा है या तो बहुलक पूछा जा सकता है। यह तीनों में से एग्जाम में श्योर एक क्वेश्चन है देखने को मिल सकता है। त्रिकोणमिति के परिचय में देखें इनमें या तो भुजा के आधार पर या कोण के आधार पर और या तो सरसंख्या पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा, पर आधारित। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में देखें तो इसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, उन्नयन और अवनमन कोण पर आधारित एक प्रश्न बन सकते हैं। वृत्तों से संबंधित देखेंगे, वृत्तों से संबंधित या तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पर आधारित हो सकता है, या तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न बन सकता है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल पर आधारित। और वह प्रश्न किस प्रकार से होंगे आए उसे समझे। चलिए देखा जाए तो सांख्यिकी का पहला लेसन लिए हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य देखें आपको 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, अवर्गीकृत डाटा के लिए और वर्गीकृत डाटा के लिए। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अवर्गीकृत और एक लिख रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ध्यान दीजिएगा अवर्गीकृत में भी 2 प्रकार से हो सकते हैं कि एक हो सकता है अवर्गीकृत इस प्रकार से अवर्गीकृत, और एक हो सकता है सारणीबद्ध अवर्गीकृत। मतलब क्या है अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम ले लें, क्वेश्चन फर्स्ट देखें। अगर हम इस प्रकार से लिख दें संख्या 10, 15, 12, 18, 16 और हम यह बोलें कि इन संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। क्या बताइए? समांतर माध्य। तो इस प्रकार के डाटा को आप बोलेंगे कि यह अवर्गीकृत डाटा है। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के डाटा को हम बोल रहे हैं अवर्गीकृत। डाटा बोलने का मतलब है यह जो संख्याएं दी गई हैं यह हो सकता है कि व्यक्ति की उम्र हो सकता है वजन हो, इस प्रकार से कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो जिसको हम नाम दे रहे हैं डाटा। यदि डाटा इस प्रकार से हो और हमसे पूछा जाए समांतर माध्य बताइए तो आप लिखेंगे समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, अर्थात जितनी संख्याएं दी गई हैं सबका योग। आप चाहे कुल संख्याओं का योग लिख दें, चाहे बोल दें इसी को कुल पदों का योग, या बोल दें कि कुल डाटा का योग। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं कुल पदों का योग, या आप लिख सकते हैं संख्याओं का योग। कुल पदों का संख्या, या आप लिख लीजिए कुल संख्या का योगफल और बटे संख्या, कुल संख्या। ध्यान दीजिए तो कुल संख्या का योग यानी जितनी संख्याएं दी गई हैं सबको जोड़ना है। तो 10 + 15 + 12 + 18 + 16 बटे कुल संख्याएं कितनी है देखें 1 2 3 4 5, यानी कुल संख्याएं कितनी है 5। तो आप सबको जोड़कर जो है 5 से डिवाइड करना होगा। तो देखें
18 12 30 हो जाएगा, और 30 10 40 हो जाएगा, 40 15 55 हो जाएगा, और 55 16 जोड़ दीजिए, 6 1 7 71 हो गया। तो 71 बट्टे बोल देंगे 5। तो 5 से अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 14 25 70.2। तो यह आपका निकला है समांतर माध्य। समांतर माध्य को इस तरह से भी प्रदर्शित किया जाता है, x लिखकर ऊपर बार लगा देते हैं, अर्थात बार x का मतलब ही क्या है यहाँ पर समांतर माध्य। कितना आया है 14.2। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, यह जो डाटा लिया गया है यह अवर्गीकृत डाटा है, नोट करें। अब समझे यही सारणीबद्ध अवर्गीकृत होगा तो कैसे होगा। चलिए देखा जाए, यहाँ पर अवर्गीकृत सारणीबद्ध पर आधारित एक डाटा लिया गया है और इसका आपसे पूछा जा रहा है कि समांतर माध्य बताइए, समांतर माध्य फाइंड कीजिए। तो देखें, सबसे पहले आप करेंगे क्या कि दी गई डाटा को आप इस प्रकार से बना लेंगे। देखें, छात्रों की यह भार किग्रा में दिया है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं भार केजी में, ठीक, जिसको जनरली हम यक्ष से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। छात्रों की संख्या दी गई है, छात्रों की संख्या, इसको हम यक्ष से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखें भार कितना कितना दिया गया था, 41 42 43 44 है, और यह आपका 45 है। छात्रों की संख्या कितनी दी गई है, 28 14 16 18, यह है 24। तो चलिए इसका मतलब समझ लें कि 41 छात्र ऐसे हैं, यहाँ से 28 छात्र ऐसे हैं जिनका भार कितना है 41 केजी, 14 छात्र ऐसे हैं जिनका भार है 42 केजी, 16 छात्र ऐसे हैं 43 केजी। इस प्रकार से प्रश्न का मतलब है। तो इसको सबसे पहले हम करते क्या है कि यहाँ से fx निकाल लिया जाता है। यह पूरे x निकालने का मतलब क्या है कि भार कितने हैं और छात्रों की संख्या कितनी है, सबका गुणा करा लेना है। एक बात ध्यान देंगे, जो भी प्रश्न बनेंगे तो उसमें यह अलग अलग चीजें हो सकती हैं। हो सकता है छात्रों की संख्या हो, यहाँ पर हो सकता है कि उनके जो है प्राप्तांक दिए गए हों, या हो सकता है उनकी उम्र दी गई हो, तो इस प्रकार से हो सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, fx निकालना होगा। तो आप गुणा कराइएगा यहाँ से, तो 41 का आपको 28 में गुणा कराना है। तो यह देखिए, यह हो जाएगा 28 91 28, 2 कैरी बचेगा, और यह हो जाएगा 4 8 32 8 2 10 8 3 11 होगा, 112 और 2 ये हो जाएगा 114। यानी इन दोनों का गुणा कराए हैं 41 गुणे 28, तो बराबर यह हो जाएगा 1148। इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा कराइएगा 42 गुणे 14, तो यह देखिए यह हो जाएगा 14 दूना 28, 56 56 दो हो जाएगा 58। इसका गुणा कराइएगा 43 गुणे 16, तो हो जाएगा 16 3 48, और 64 4 ये हो जाएगा 68। यह देखिए 44 का 18 में गुणा कराना है, तो यह हो जाएगा 18 72, अब 72 7 79 हो जाएगा। इसी प्रकार से यह देखें 24 25 120 होगा, यहाँ लिख लीजिएगा 45 गुणे 24 आप निकाल रहे हैं, तो 45 गुणे आप कर रहे हैं 24, तो 24 25 120, 12 कैरी बचा, 24 चौक 96 हो जाएगा, 96 12 जोड़ेंगे 6 2 8 9 1 10, 1008, यानी टोटल हो जाएगा 1080। तो इस प्रकार से आप निकाल लिए हैं fx। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है कि यहाँ से आप सिग्मा एफ निकालिए। सिग्मा एफ का मतलब कि जो दी गई एफ है सबको क्या कर लेना है, जोड़ देना, अर्थात एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी बारंबारता। आप समझ सकते हैं कि यह जो छात्रों की संख्या कुल दी गई है उन सबको जोड़ दीजिए, और यहाँ पर जो है सिग्मा एफ इंटू एक्स, अर्थात जो एफ और एक्स का गुणा किए हुए हैं उन सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए इन सबको जोड़िएगा, तो 8 4 12, 6 18, 8 26 4 30 होगा, कैरी 3 लगेगा। यह देखें 2 1 3 2 5 2 7 3 10 हो जाएगा, यानी टोटल छात्रों की संख्या कितनी निकली है 100। तो यह जोड़ें सबको कितना हो रहा है, चलिए देखा जाए। तो इन सबको आप जोड़िएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, जिसका मतलब है एफ एक्स यानी जो एफ और एक्स का गुणा किए हैं, सिग्मा का मतलब उन सबको जोड़ना है। तो
तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये जोड़ दीजिएगा, यह आएगा जोड़ने के बाद 42 96। तो अब आपको निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य को ऐसे हम लिख देंगे बार x इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स पूरे के पान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है 42 96 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 100 बार x इक्वल टू 100 से डिवाइड करेंगे, 2 अंक पे दशमलव जाएगा, इधर से काउंट करके लगा दीजिए। तो यह हो जाएगा 42.96, यह आपका हो जाएगा समांतर माध्य। नोट करें। अब आएंगे वर्गीकृत डाटा पर। देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर एक प्रश्न लिया गया है वर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित। पहला प्रश्न लिया गया था अवर्गीकृत डाटा के लिए, दूसरा प्रश्न था अवर्गीकृत किंतु सारणीबद्ध हो। यह तीसरे टाइप्स में हम लोग चल रहे हैं कि जब डाटा क्या हो वर्गीकृत हो और तब समांतर माध्य पूछा जाए। तो इसके समांतर माध्य दो विधि से आपसे पूछा जा सकता है, एक प्रत्यक्ष विधि और एक हो सकता है लघु विधि या कल्पित माध्यम कह दे रहे हैं। तो देखें, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर कहेगा लघु विधि से लगाना है तब आपको यही मेथड लगानी होगी। अगर कुछ नहीं बोला है तो आप स्वतंत्र हैं, जो भी आपको आसान लगे दोनों में से उससे लगा सकते हैं। तो पहले मेथड हम चल रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले दिए गए डाटा को आप एक टेबल के रूप में लिख लेंगे। देखें, यहाँ पर वर्ग है और यह है बारंबारता। देखिए वर्ग कितना दिया गया है 0 से 10 पहला वर्ग है, दूसरा है 10 से 20 और तीसरा है 20 से 30, 30 से 40 है और यह 40 से 50। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी वर्ग दिए जाएंगे सभी वर्ग में डिफरेंस सेम आएगा। जैसे इन दोनों का डिफरेंस 10 है, यहाँ भी 10 का होगा, यहाँ भी, यानी सब में एक ही डिफरेंस होंगे। बारंबारता दी गई है 6, 10, 9, 4, 11। इसका मतलब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम इसको रोल नंबर मान लें कि 1 से लेके 10 तक रोल नंबर वाले कितने नंबर पाए हैं 6, कुछ इस प्रकार से इसका मतलब है। हमने रोल नंबर को बोला है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, वेट हो सकता है, उम्र हो सकती है, कहने का मतलब इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट होगा। देखें, तो बारंबारता को प्रदर्शित कर दिया जाता है एफ से फ्रीक्वेंसी। इसके बाद देखिए, जब इस प्रकार से डाटा देगा तो सबसे पहले आपको मध्यमान निकालना होगा। मध्यमान किसका वर्ग का, मध्यमान किसका निकाला जा रहा है वर्ग का, और इसको हम जनरली प्रदर्शित कर दे रहे हैं x से। तो देखिए मध्यमान कैसे निकालेंगे कि दोनों को जोड़कर आधा कर दें। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा हो जाएगा 5। इसी प्रकार से यहाँ देखें 20, 10, 30 का आधा 15 और यह हो जाएगा, जोड़कर आधा करेंगे 20, 30 तो हो जाएगा 25 आधा करने पर। 30, 40, 70 का आधा 35 हो जाएगा। 40, 50, 90 का आधा यहाँ पर 45 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ पर निकालते हैं f इंटू एक्स, अर्थात यह मध्यमान का फ्रीक्वेंसी में यानी मध्यमान का बारंबारता में गुणा कराते हैं। गुणा कराइए, 6 का 5 में गुणा कराएंगे तो ये आपका आएगा 30 और 10 का यहाँ पर 15 में गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 150। इस प्रकार से हम गुणा करा के लिख रहे हैं। और 9 का 25 में गुणा कराएंगे हो जाएगा 225 और ये देखिए इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 140 और यह हो जाएगा 44, 49। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद करते क्या है, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकाला जाता है और यहाँ पे सिग्मा एफ निकालते हैं, अर्थात सभी जो बारंबारता दी गई है उनको जोड़ा जाएगा। तो जोड़े, ये कितना हो जा रहा है 16, 9, 25, 4, 29, 11, 40, 40 हो गया। और इसको आप जोड़िएगा 10 और ये आपका हो जाएगा 10। यानी अब आप लिखेंगे समांतर माध्य बार x इक्वल टू, समांतर माध्य लिखें, चाहे आप समांतर माध्य का इस प्रकार से चिन्ह बना सकते हैं। इसके बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स पूरे का मान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है 1040 और यह देखिए सिग्मा एफ का मान कितना है 40। इसे 0 0 कैंसिल हो गया और 104 में 4 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 26। यह निकला आपका समांतर माध्य। नोट करें, अब इसी को हम बता दे रहे हैं कि लघु विधि से कैसे हल करेंगे। चलिए देखा जाए,
तो इस प्रश्न को हमने पहली विधि से बताया आपको, जो कि क्या थी, प्रत्यक्ष विधि। अब इसी को हम दूसरे विधि से लगा रहे हैं, लघु विधि से कैसे लगाएंगे। तो यहाँ तक तो प्रोसेस पहली विधि वाली ही रहती है, और क्या प्रोसेस जुड़ जाती है वो आप देख लें। यहाँ तक आप समझ ही पाए हैं। वर्ग को नोट कर लेंगे, बारंबारता को नोट कर लेंगे, मध्यमान निकाल लेते हैं। देखिए इसकी बात करते क्या है, यहाँ से विचलन जिसको हम डी से डिनोट कर दे रहे हैं, इसके बराबर निकालते हैं x माइनस ए। ध्यान दीजिएगा यह ए क्या है, तो देखिए जो मध्यमान आपने निकाला है, इन मध्यमान में बीच वाला पद ले लीजिए, उसी को हम ए बोल दिए हैं। फिर से जो मध्यमान आप निकाले हैं, इनमें से कोई एक बीच वाली संख्या ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 5 है, तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 25। मान लीजिए कहीं 6 अंक तक होता तो या तो हम तीसरा ले सकते थे या चौथा, दोनों में से कोई भी आप ले सकते थे, क्योंकि वह दोनों ही बीच के होंगे। तो देखिए यह जो 25 आपका होगा, यही क्या होगा, ए होगा। तो एक एक करके आप डी निकालते जाइए। तो देखिए यहाँ से आप लिखेंगे x माइनस ए, एक्स का मान कितना है, 5 है, माइनस ए का मान कितना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ए का मान कितना हो गया है, 25 हो गया है। देखिए तो 5 माइनस 25, यहाँ पर आप लिखेंगे 15 माइनस 25, और यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस, देखिए x की जगह हम यह वाली वैल्यू रख रहे हैं और a की जगह 25 रख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह 35 है और a की जगह कितना है, 25 है। इसी प्रकार से यहाँ देखें 45 माइनस 25 होगा, तो यह माइनस कर लीजिएगा। देखें तो यह आपका हो जाएगा माइनस करने पर 20, यहाँ से माइनस करेंगे 10, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा माइनस 10, और इससे माइनस करेंगे तो माइनस 20 होगा। देखिए इसके बाद ज्ञात करते हैं यफ इंटू डी। यफ क्या है, बारंबारता है, डी क्या है, यह विचलन जो अभी आप फाइंड किए हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करिएगा, 6 गुणे माइनस 20, यहाँ से हो जाएगा 10 गुणे माइनस 10, यहाँ से हो जाएगा 9 गुणे, डी का मान यहाँ पर कितना निकाले हैं, 0, और यहाँ देखें यफ का मान 4 है, डी का मान 10 है। यहाँ से देखें यफ का मान 4 11 और डी का मान कितना है, 20 है। तो सबको गुणा कराइएगा, यह हो जाएगा माइनस 120, यह होगा माइनस 100, यह हो जाएगा 0, और यह आपका होगा 40, और इसका गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 220। देखें यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं सिग्मा एफ इंटू डी, अर्थात जो आपने यह गुणा किए हैं उन सबको जोड़ दीजिए। तो देखें जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 220, और यह देखें यह हो जाएगा 260 हो जाएगा। तो अगर इन सबको जोड़ा जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा केवल 40, यानी यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं, 40। तो देखें यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे आप समांतर माध्य बराबर, ध्यान दीजिए ये हम लोग लघु विधि का प्रयोग कर रहे हैं, इसके लिए सूत्र थोड़ा सा बदल जाता है, जो कि हम लिखते हैं a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी पूरे का पान सिग्मा एफ। यह सूत्र प्रयोग किया जाएगा कब, जब हम दूसरी विधि लघु विधि का प्रयोग किए हैं तब। इससे पहले वाली विधि कौन सी थी, प्रत्यक्ष विधि। तो बार x इक्वल टू a का मान आप कितना माने हैं, 25, प्लस एफ डी का मान कितना आया है, 40 बटे, यह देखें सिग्मा एफ का मान कितना है, 40, तो यह हो जाएगा 25 प्लस 40 में 40 से भाग करेंगे 1, आंसर कितना आ गया, 26। तो इसी प्रश्न को हमने प्रत्यक्ष विधि से लगाया तो भी आंसर आया, और इसी को लघु विधि से लगाएं तो वही सेम आंसर है। मेथड चेंज करने से मैथ में कभी आंसर नहीं बदलते, हाँ टाइम केवल बदलती है। देखा जाए तो जिस तरह से हम लोग समांतर माध्य में पढ़े हैं कि अवर्गीकृत के लिए और वर्गीकृत के लिए, अवर्गीकृत में आपने देखा था कि अवर्गीकृत एक तो हो और दूसरा अवर्गीकृत हो लेकिन सारणीबद्ध हो, यह दो प्रकार थे। वर्गीकृत में आपने दो विधियां पढ़े थे समांतर माध्य में, एक प्रत्यक्ष विधि पढ़े थे, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी विधि थी कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, जैसे हमने लघु विधि बोल दिया था। तो यहाँ से दो विधि आप पढ़े थे समांतर माध्य की, इसी प्रकार से आप माध्यिका में देखेंगे। तो देखिए
माध्यिका के लिए पहले प्रकार के डाटा को लेकर चल रहे हैं जो कैसा हो, अवर्गीकृत हो। अवर्गीकृत का मतलब जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए इस प्रकार से 10 है, 12 है, 8, 7, 6, यह आपको संख्याएं दी गई हैं और आपसे पूछा जाए कि इनका जो है माध्यिका बताइए, माध्यिका फाइंड कीजिए। तो देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के डाटा को तो हम अवर्गीकृत आंकड़ा कहेंगे। माध्यिका ज्ञात करने के लिए रूल नंबर फर्स्ट है कि दिए गए डाटा को आप एक क्रम में व्यवस्थित करें। वह क्रम या तो घटते क्रम का ही हो या तो बढ़ते क्रम का, अर्थात चाहे आरोही हो चाहे अवरोही हो, किसी भी क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसको हम आरोही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दे रहे हैं। देखिए सबसे छोटा डाटा 6 है, उससे बड़ा 7 है, फिर उससे बड़ा 8 है, फिर इससे बड़ा 10 है और अंतिम डाटा कितना है 12। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा दी गई संख्या को क्रम में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर यहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है तो इनके नंबर काउंट करते हैं, अर्थात संख्या गिनते हैं कि कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि n बराबर n लिख रहे हैं जो कि काउंट करके लिखा गया है, कुल कितनी संख्याएं हैं 5 संख्या है। तो यहाँ से दो कंडीशन बन सकती है, यह n या तो सम हो सकता है या तो विषम हो सकता है। तो पहली कंडीशन देखिए विषम के लिए, अर्थात n बराबर क्या हो विषम। तब जब माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका को हम m से डिनोट कर दे रहे हैं, इसके बराबर लिखते हैं n प्लस 1/2वें पद का मान। यही जो मान आएगा वही आपकी क्या बन जाएगी माध्यिका। पहली कंडीशन हो सकती थी। दूसरी कंडीशन देखें क्या हो सकता था कि अगर n की जगह एक सम संख्या हो, तब आपकी जो माध्यिका होगी यह आप लिखेंगे n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान और पूरे बटे कितना कर देंगे 6। अब जो यह मान आएगा वो आपका आंसर होगा। फिर से एक बार देखें, n बराबर विषम रहेगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर n बराबर सम आया तो n/2 करेंगे, फिर n/2 में एक जोड़ देंगे, जो भी पद आएगा उन दोनों पदों को जोड़कर फिर आधा किया जाएगा। क्वेश्चन ले रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ n बराबर कितना आया है 5। तो यहाँ से हम लिखेंगे m बराबर 5 कैसी संख्या है विषम संख्या। तो अगर यह 5 विषम संख्या है तो माध्यिका बराबर आप क्या लिखेंगे 5 प्लस 1/2वें पद का मान। तो बराबर आएगा 5 6 का आधा, तीसरे पद का मान होगा। तो अब काउंट कर लें तीसरा पद कौन सा है 1 2 3, यानी तीसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है 8। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ वे पद का मान लिखा गया, ना कि आप 6 में 2 से भाग करके 3 आंसर लिख देंगे। तो यहाँ तीसरे पद का मान हम बताना चाह रहे हैं, कितना आंसर आ गया 8। अब यहीं पर अगर हम दूसरा प्रश्न बनाएं, यहाँ सब देखें 6 7 8 10 12, एक नंबर और हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि वह क्या हो 13 हो। क्वेश्चन 2 है कि मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न था तो सबसे पहले हमने क्रम में व्यवस्थित किया। अब यहाँ पर पदों की संख्या कितनी आ रही है 6, यानी n का मान कितना है 6। कैसी संख्या है सम संख्या है। तब यहाँ पर आप माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे माध्यिका बराबर यानी n/2 यानी 6/2वें पद का मान प्लस 6/2 प्लस 1वें पद का मान। अब पूरे बट्टे क्या लिखेंगे 2। तो यह 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा तीसरे पद का मान। तीसरा पद कितना आ रहा है 8। यहाँ देखिए 6 में 2 से भाग करेंगे 3 3 1 4, चौथे पद का मान कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 10/2। तो यह हो जाएगा 10 8 18 का आधा, यानी माध्यिका कितनी हो जाएगी 9। तो यह हमने पहले क्वेश्चन लिए हैं जो कि अवर्गीकृत आंकड़ा पर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवर्गीकृत होगा लेकिन सारणीबद्ध होगा। तो नोट कर, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है
आंकड़ा अवर्गीकृत है लेकिन क्या है, सारणीबद्ध है। और इसमें आपको क्या बतानी है, माध्यिका बतानी है, मीडियन फाइंड करनी है। ध्यान दीजिएगा। तो माध्यिका ना लिखकर प्रश्न में माध्यक भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप कंफ्यूज जो है नहीं होंगे। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। पहले आप इस प्रकार से डाटा ऐसे टेबल बना लीजिए और डाटा को इंगित कीजिए इसमें। देखें, यह था पद और यह है बारंबारता। देखिए, पद है 3, 5, 7, 9, 11, 13 और यह है 15। बारंबारता है 3, 2, 8, 4, 12, 10, 4। ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर डाटा अवर्गीकृत है लेकिन क्या है, सारणीबद्ध है, और हमको बतानी क्या है, माध्यिका। तो ऐसे में आप संचयी बारंबारता निकालेंगे, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, संचयी बारंबारता, जिसको हम शॉर्ट में CF भी लिख दिया करेंगे। देखें, तो निकालते कैसे हैं, देखें। तो संचयी बारंबारता नाम से प्रतीत हो रहा है कि बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी से ही आई होगी। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसका पहला डाटा नोट करते हैं। अब ऐसे त्रियक ऐड करते जाते हैं, 2 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। चाहे तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं, 3 2 कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार से अब 5 में 8 जोड़ेंगे, 5 8 कितना हो जाएगा, 13। इसी प्रकार से आप 13 में 4 जोड़ेंगे। तुम समझ रहे हैं क्या बात है, आप समझ पाए हैं, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से देखिए 13 4 हो जाएगा 17, और ये 17 12 हो जाएगा 29, और यह देखिए 17 12 हो गया 29, 29 10 हो जाएगा 39, और 39 4 यह हो जाएगा 43। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा, संचयी बारंबारता में जो अंतिम डाटा होगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो इतना ही आना चाहिए, यदि नहीं आया तो आपने कहीं जोड़ने में त्रुटि कर दिए हैं। देख लें, देखिए 3 2 5 8 13 4 17, 17 12 29, 29 10 39, 4 43, वही संख्या आ रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n बराबर कितना हो गया, 43। तो देखें n बराबर जो 43 है, अब माध्यिका में देखे हैं कि जो n का मान होता है या तो सम होगा या तो विषम होगा। तो यहाँ पर कैसी संख्या दिख रही है, विषम। तो माध्यिका निकालने के लिए अगर विषम हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो मीडियन होता है वह होता है 43, यह विषम है, इसमें एक जोड़ देंगे बटे 2 की, ये आपका हो जाएगा वे पद का मान, और ये आपका आएगा 22वें पद का मान, पद का मान। ध्यान दीजिएगा, 22वें पद का मान यह उस समूह के अंतर्गत आता है जिसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 29 है। इसी के अंडर में तो आएगा 22वां। ध्यान दीजिए, तो 29 में जो पद दिख रहा है वह कितना है, 11 है। तो यहाँ से हम बोल देंगे माध्यिका आपकी कितनी हो जाएगी, 11। एक बार फिर से देखिएगा, n की जगह क्या आया है, विषम, तो हमने एक जोड़कर आधा किए, किस पद का मान आया, 22वें पद का मान आया। 22वां पद किस समूह के अंतर्गत आ रहा है, जिसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 29, और इस 29 के अंतर्गत आपको कौन सा पद मिल रहा है, 11। तो हम बोल देंगे माध्यिका कितनी हो गई है, 11। अब एक दूसरा प्रश्न ले रहे हैं जिसमें n का मान क्या हो जाए, सम हो जाए। ये देखा जाए इस प्रश्न को। तो सबसे पहले यहाँ भी आप ऐसे टेबल बना लेंगे और जिनमें सभी डाटा को व्यवस्थित करेंगे। देखिए, यह है पद आपका और यह वाली है बारंबारता, बारंबारता। यहाँ भी आप निकालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले पद आप लिख लें, कितने कितने हैं, 2 4 6 8 10 12, 3 6 3 6, ठीक, 3 6 4 5 5 और यह है आपका 7। संचयी बारंबारता निकालिएगा। सबसे पहले पहला डाटा नोट करते हैं, ऐसे त्रियक जोड़ते जाते हैं, 3 6 जोड़ेंगे 9, अब 9 4 जोड़ेंगे 13, 13 5 जोड़ेंगे 18, 18 5 जोड़ेंगे 23, और 23 7 जोड़ेंगे ये आपका हो जाएगा
30। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि संचयी बारंबारता का जो अंतिम डाटा आएगा और यह बारंबारता को अगर आप जोड़ेंगे, देखिए 6 3 9 4 13 5 18 5 23 7 30, तो जो अंतिम डाटा होगा वही डाटा आएगा। यदि नहीं आया तो आपने कहीं पर त्रुटि कर दी है। तो n बराबर हम लोग क्या देख रहे हैं, n बराबर यहाँ पर आया है 30। यहाँ पर आप n लिख लें, कितना आ रहा है, n का मान आ रहा है 30, जो कि एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। तब माध्यिका के लिए आपने सूत्र पढ़ा कि माध्यिका बराबर लिखेंगे n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान। पूरे बट्टे क्या लिखते हैं, 2, या इसको आप हल करेंगे 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15वें पद का मान और प्लस 16वें पद का मान, और पूरे का मान कितना हो जाएगा, 2। तो ध्यान दीजिएगा 15वां पद जिस समूह के अंतर्गत आता है उसकी संचयी बारंबारता कितनी दिख रही है, 18, अर्थात यह 15वां पद इसी के अंतर्गत आएगा। और इसमें कौन सा पद दिख रहा है, 8। तो ध्यान देंगे जो 15 आ रहा है इसके अंतर्गत आ रहा है, 16 वाला भी इसी के अंतर्गत इसी में पड़ेगा, उसका भी मान कितना हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे 15वें पद का मान कितना हो जाएगा, 8, और 16वें पद का मान भी कितना हो जाएगा, 8। बट्टे लिखेंगे 2 और आंसर आपका आ जाएगा 8। इस प्रकार से हम बोलेंगे माध्यिका कितनी हो गई है, 8। तो ये हमने सम के लिए बताया, इससे पहले वाला विषम के लिए था। नोट करें। अब देखेंगे वर्गीकृत डाटा के लिए। देखा जाए यहाँ पर अब की बार जो प्रश्न लिया गया है यह डाटा अवर्गीकृत नहीं बल्कि किसके लिए है, वर्गीकृत के लिए है। सारणीबद्ध तो है ही, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, और इसमें आपसे क्या पूछी गई है, माध्यिका पूछी गई है। तो सबसे पहले इसमें भी हमको क्या निकालना होता है, संचयी बारंबारता। तो एक कॉलम और ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसको हम ऐसे CF लिख दिया कर देंगे। तो निकालें संचयी बारंबारता। पहली डाटा नोट करेंगे 4, यह जोड़िएगा 4 5 9 हो जाएगा, यह हो जाएगा 22, और यह जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 42, यह जोड़ेंगे 4 2 6, 4 1 5 56 होगा, 56 8 64 हो जाएगा, और यह जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हमने कहा जो अंतिम डाटा आएगा जोड़ने पर, अर्थात जो अंतिम CF होगा, अगर इन सबको जोड़ा जाएगा तो अभी इतना आना चाहिए। तो चेक कर लिया जाए, 4 5 9 13 22, और 22 20 42, 42 14 56 8 64 4 68। यहाँ भी n का मान कितना आ जाएगा, अगर आप ऐड कर दें तो n का मान इनको जोड़ने पर आया है 68, यानी CF सही निकल गया। तो वर्गीकृत डाटा के लिए आप माध्यिका का सूत्र पहले लिख लें। देखें ME बराबर लिखते हैं L1 प्लस n/2 माइनस CF, पूरे के पान F है और यहाँ पर इंटू H। सूत्र याद रखेंगे, और सूत्र में कौन चीजें क्या है वह समझा रहे हैं। n/2, तो यहाँ n बराबर कितना आया है, 68, तो n बराबर हो जाएगा 68/2, तो करेंगे 34वां संख्या आएगा, 34वां पद। तो यह देखिए 34वां पद किस संचयी बारंबारता में पड़ेगी, तो वह पड़ेगा 42 के अंतर्गत, इसी वाले में पड़ेगा 34। तो देखिए इसके सीधे में है, तो इसके निकटतम हमेशा ऊपर वाले कंसीडर यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो इसके निकटतम है इस वाली संख्या को हम मान लेंगे यह क्या है, CF। और देखिए फ्रीक्वेंसी में इसकी सीधे में कौन सी दिख रही है, 20, यह आपका हो जाएगा F। और यहाँ ध्यान दीजिएगा माध्यक वर्ग कौन सा बनेगा, माध्यक वर्ग जो आपका बनेगा इसके सीध में कौन सा दिख रहा है, यह है 125 से 145। तो यह निम्न वर्ग है और यह उच्च वर्ग का मान है। तो देखिए L1 का मान हमेशा लोअर वाला लिखा जाएगा, तो यह आपका कह सकते हैं L1 है, यह क्या है, L2 है। तो H क्या है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा। ध्यान दीजिएगा वर्गीकृत डाटा में जो भी डाटा लिखे गए हैं सब में डिफरेंस सेम आएगा। जैसे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 20, यहाँ भी 20 का होगा, यहाँ भी 20 का होगा। तो H बराबर हम क्या लिख दें, 145 माइनस 125, तो आंसर आपका यहाँ पर H का मान होगा 20। अब सभी मान पता चल चुके हैं।
और सभी मान को इस सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ सब रखेंगे ME बराबर, देखिए L1 का मतलब जो यह लोअर वैल्यू है कितनी है, L1 यहाँ पर है, L1 का मान है 125 प्लस n/2 फाइंड किए कितना आया है 34 माइनस CF हमने बताया इसके ऊपर वाली संख्या लेंगे तो यह कितनी है 22/f का मान कितना आप निकाले हैं 20 और इंटू h की जगह कितना निकाले हैं 20। अब इसी को हल करना है, यह हो जाएगा 125 प्लस यह माइनस करेंगे तो 8/20 और यह देखिए गुणे का चिन्ह यहाँ लगाएंगे, 20 से 20 कैंसिल, 125 प्लस 8 यह हो जाएगा 135। यह आपकी निकली है माध्यिका। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करें और एक बार ध्यान से समझें। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है घटाने में थोड़ी सी त्रुटि हुई है, इसको 12 बना लीजिएगा, 34 से 22 जाएगा 12, तो यहाँ पर आप 12 कर देंगे और आपका आंसर यह हो जाएगा 137। यहाँ पर त्रुटि हुई थी माइनस करने में, अब आप नोट कर सकते हैं। चलिए देखा जाए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, अक्षरों की संख्या जो कि वर्ग के नाम से जाना जाएगा, कुल नाम की संख्या यहाँ दिया है, इसको बारंबारता लिखेंगे और इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या बहुलक। ध्यान दीजिए, तो बहुलक इसमें पूछा जा रहा है। चलिए देखा जाए, तो यहाँ पर आपसे जो है बहुलक पूछा जा रहा है, तो बहुलक के लिए आप लिख लेंगे सूत्र बहुलक बराबर, यहाँ देखें L लोअर लिमिट है, इसको हम L1 लिख रहे हैं, प्लस यहाँ सब लिखेंगे F माइनस F1 पूरे के अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू यहाँ पर लिख देंगे H। तो यह आपका सूत्र है, एक बार समझ लें क्या क्या है। L1 क्या है, लोअर लिमिट, निम्न वर्ग सीमा है, जो कि इनमें से आपको लेना है, जैसे कोई भी वैल्यू हम ले लें, इस तरह से लिखें 13 10 10 13, तो इसमें जो लोअर लिमिट 10 मानी जाएगी, इसका मतलब यही है L1 का मतलब। F देखें, F क्या है, तो जो बारंबारता दी गई है उनमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से दिख रही है, यानी जो सबसे अधिक नंबर दिखे, तो सबसे अधिक नंबर कौन सा दिख रहा है 40, तो यही आपका हो जाएगा F। ध्यान दीजिएगा, इससे ऊपर मानेंगे F1 और इसके नीचे मानेंगे F2, इसके ऊपर 1 और इसके नीचे 2, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो F1 का मान कितना है हो गया 30, F2 का मान कितना हो गया 16। तो आप सारी वैल्यू रख दें सूत्र में, यहाँ से लिखेंगे आप बहुलक बराबर, बहुलक का जो सीमा होगा ध्यान देंगे वह होगा 7 10, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली वैल्यू ली जाएगी। फिर से बात समझिए, यह क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और इसके सामने जो बहुलक की वर्ग सीमा होगी वह कौन सी होगी 10 7 वाली। तो यहाँ से लिखें बहुलक वर्ग सीमा कितना होगा 7 10 और इसमें L1 का मान कितना लिख देंगे 7। H का मान निकालना चाहें तो हमने कहा कि जो लोअर लिमिट है या अपर लिमिट मान सकते हैं आप, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा H होगा। तो 10 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा 3, तो H का मान 3 है, L1 का मान 7 है और F का मान आप कितना निकाल लिए हैं 40 और F1 का मान 30 है, F2 का मान कितना है 16 है। अब यह सभी मान पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सब लिखेंगे बहुलक बराबर, सूत्र यह है मान रखेगा, L1 का मान हो जाएगा 7 प्लस F का मान है 40 माइनस F1 का मान है 30 बटे 2 गुणे F का मान है 40 माइनस 30 माइनस F2 का मान है 16 इंटू H का मान कितना निकाले हैं 3, गुणे 3 कर दीजिएगा, हल कीजिए 7 प्लस यह देखिए 40 से 30 जाएगा, यह हो जाएगा आपका 10 बटे यह हो जाएगा 40 दूना 80 हो जाएगा, 80 से 46 माइनस करना है, तो यह देखिए यह आपका हो जाएगा 80 से 30 जाएगा 50 से 16 जाएगा 34 होगा, ठीक है। और यहाँ पर गुणे कर दिए 3, तो 7 प्लस 30 बटे यहाँ से लिख दे रहे हैं 34। अब 30 में यदि आप 34 से डिवाइड करेंगे
8 पर डिवाइड ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 3 और 24 3 27 यानी 0.8 नियर अबाउट। तो 7.8 ये आपका निकला क्या, बहुलक। इस तरह से यह सूत्र आप याद रखेंगे और इस पर आधारित इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, नोट करें। चलिए देखिए यहाँ से एक प्रश्न बहुविकल्पी के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ से लिख दे रहे हैं रिलेशन बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। तो इस पर कोई दो चीज देकर, चाहे माध्यिका समांतर माध्य देकर बहुलक पूछा जा सकता है। इनमें से कोई भी देकर एक तीसरा पूछा जा सकता है। तो इस रिलेशन को आप याद रखें, बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है। अब दूसरा लेसन है त्रिकोणमिति। चलिए तो इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं ताकि आपका बेस क्लियर रहे, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जल्दी जल्दी देखें। त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई की जाएगी। समकोण त्रिभुज क्या है, जिसका कोई एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री हो। तो यह 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। एक बात ध्यान दीजिएगा, यह कभी भी अकेले नहीं, अर्थात अलग अलग नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं आप कहेंगे कि साइन अलग है थीटा अलग है, ऐसा नहीं। साइन थीटा एक ही में है। हाँ, यह थीटा जो है कोण को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ कोण की जगह कोई भी मान हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब उसको आप समझेंगे कि यह कोण के स्थान पर है और यह पूरा मान एक ही है। तो यहाँ पर हमने कोण के रूप में थीटा मान रखा है। दूसरे पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस से जानते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, यह देखें कर्ण है जिसको हमने केस लिख दिया, यह क्या होगा, लंब होगा, यह क्या होगा, आधार होगा। तो इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिए, यह लंब है, यह आधार है। तो ये आपस में परिवर्तित हो सकते हैं, कब होंगे वह समझ लीजिए। तो यहां से देखिए, अगर हम यहाँ पर कोण ले लें थीटा, तो अगर आप कोण यहाँ पर थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने की जो साइड होगी वह सदैव क्या होगी, लंब होगी। अगर यही ट्रायंगल मान लीजिए ऐसे है ABC, तो देखिए अगर हम यह कोण ले लेते हैं, थीटा यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि यह लंब हो गया और आपका आधार यह हो गया। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने का होगा। दोनों त्रिभुज में यदि पाइथागोरस लगाया जाए तो आप लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है, देखिए AC कर्ण है, AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC स्क्वायर। एक बात ध्यान दीजिएगा, यह सूत्र दोनों त्रिभुज के लिए है। AC कर्ण का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। AB इस त्रिभुज के लिए आधार है, जबकि इस त्रिभुज के लिए किसका काम कर रहा है, लंब का। BC इस त्रिभुज के लिए लंब है, जबकि इस त्रिभुज के लिए क्या है, आधार है। तो हम बताना चाह रहे हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होगा, दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ को समझना क्या है केवल कि अगर जो भी कोण आप ले रहे हैं उसके सामने की जो भुजा बनेगी वह लंब हो जाएगी। हम यह समझाना चाह रहे थे। अब आपको बताना है कि यह 6 त्रिकोणमिति अनुपात किन दो भुजाओं का अनुपात बनेंगे। तो देख लें, इसके लिए आपको पहले से बता दिया गया है, इस तरह से याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का करके। पहला जो है यह है साइन थीटा, कॉस थीटा और यह है टैन थीटा। यहां से लिखेंगे, इस तरफ से लिखा जाएगा कॉट थीटा। जब हम इस तरफ से लिखने का मतलब हमारे यह है कि इसका यह उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या है वो समझा रहे हैं, रिवर्स। इसको लिख रहे हैं सेक थीटा, इसको लिख दिए कॉसेक थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर, अर्थात ऊपर से देखेंगे इसकी बट्टे यह बोलना होगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे आप लिखेंगे कर्ण। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, यल बट्टे ए। हमने कहा आप इधर से लिखें, इसका मतलब रिवर्स है इसका। कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, इधर से बोलेंगे आधार बट्टे लंब। इसी प्रकार से देखें सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण बट्टे आधार। कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण बट्टे लंब। तो
यह बात आप समझ पाए हैं। आगे देखें, कोण कैसे निकालते हैं।